हेलो दोस्तों, मैं हनु आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे होंगे। जैसा कि हम लोग की क्लास जो है रेगुलर चल रही है किसी भी ब्रेक्स के बिना, और हम लोग ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता कवर किया, महाजनपद काल कवर किया, वैदिक काल कवर किया। फिर हम लोग ने आपका मगध साम्राज्य देखा कि 16 महाजनपदों में कैसे मगध इतना शक्तिशाली बना, उनके कारणों के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं आज की क्लास में मौर्यकाल। मौर्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे प्री के साथ साथ मेंस में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद इसमें अशोक का जो काल आएगा वो ज़्यादा जरूरी होता है। प्रशासन आपका मौर्य काल से ज़्यादा रिलेटेड अच्छा होता है, इकोनॉमी के बारे में अच्छा पूछा जाता है। इस तरह के टॉपिक जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं। आज हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, हम लोग जानेंगे मौर्य काल, मौर्य वंश जो था, ठीक है, उसकी स्थापना कैसे होती है, क्या 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 कारण बनते हैं जिससे मौर्य मौर्य शक्ति इतनी शक्तिशाली बनती है। फिर उसके बाद हम लोग उसके वंश के बारे में जानेंगे, उनकी वंशावली में जो शासक है बिंदुसार से लेके, ठीक है। फिर अशोक जानेंगे, अशोक के वो उनके जो बाद के शासक थे उनने किस तरह की नीतियां अपनाई जिससे मौर्य काल का पतन हो गया। उनकी धर्म की नीति, उनके राजनीतिक नीति क्या थी, उनके सामाजिक नीति क्या थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल से एक चर्चा करेंगे। इन सभी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, यूपीएससी सीएससी के साथ साथ अदर चीज़ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो अनअकैडमी आप क्यों ज्वाइन करेंगे, तो अनअकैडमी ने पिछले 2020 की बात की जाए तो 170 से ज़्यादा का सिलेक्शन दिया है। 2021 में 178 प्लस जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं वो अनअकैडमी से थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। साथ ही अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एजुकेटर जो होंगे, आपके जो शिक्षक होंगे, यहाँ पे आपको कई सारे शिक्षक एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। आप कभी भी अपना जो कोर्स है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार आप देखना चाहें किसी लेक्चर को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी के थ्रू डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलेगा, आप एक मेंटर मिलेंगे जो आपको आने वाली रणनीति किस तरह से आप अपनी परीक्षा को लेके जान सकते हैं, तैयारी बना सकते हैं, उसके बारे में आपको वो सलाह प्रदान करेंगे। डेली आंसर राइटिंग होगी, प्रैक्टिस होगी, मेंस के आंसर की होगी, आपको प्रीलिम्स के भी आंसर शीट आपको मिलेगी, प्रीलिम्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे आपको मालूम है कि ये 19 अगस्त के बाद से ये इसके प्राइस जो है ना बढ़ने वाले 19 अगस्त के बाद से। आप अगर अभी लेंगे तो 43% का आप बचत कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लाइफ 10 का कोड इस्तेमाल करते हैं तो 10% की आपको एक्स्ट्रा सेविंग होगी। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% का बेनिफिट होगा अगर आप लाइफ 10 का कोड यूज करते हैं। आप ईएमआई के थ्रू भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइव 10 का जो कोड है ना उसको यूज करना मत भूलिएगा। आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल किस कोई भी हो उसको आप बताइएगा लाइव 10 का कोड यूज करें, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास अपनी मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल की हम लोग बात करें तो ये 16 महाजनपद जो हम लोग पढ़े थे, मगध वाला, मगध में ही ये एक वंश होता है मौर्य काल। मतलब मौर्यों ने एक अपना साम्राज्य की स्थापना की थी मौर्य नाम से, उसके बारे में उसी से के नाम पे मौर्य काल जाना जाता है। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि मौर्य काल कैसे अस्तित्व में आया, क्या क्या समय था, उस समय क्या परिस्थितियां बनी हुई थी जिससे मौर्य शक्ति इतनी मजबूत हुई और मगध पर एक केंद्र केंद्रित शक्ति का उदय होता है, ठीक है। अगर बात करें तो 326 ईसा पूर्व मेसिडोनियाई आक्रमणों की बाढ़ ने भारत के पंजाब राज्य को नष्ट कर दिया था। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फारस और यूनानियों के आक्रमण भारत में पश्चिमी सीमा पे हो रहे थे। पश्चिमी सीमा क्या थी, एक तरह से सुरक्षित नहीं थी। वहां की जो राजनीतिक तंत्र था, राजाओं का जो तंत्र था वो एकदम अस्त व्यस्त था। आपस में एकता का अभाव था, आपस में ही वो एक दूसरे के जालसाजी लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, जिससे पश्चिमी सीमा क्या हो गई थी, असुरक्षित हो गई थी। इन्हीं असुरक्षा का फायदा उठाते हुए पहले फारसियों ने आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने आक्रमण किया। हमने पिछली क्लास में जाना कि कैसे मकदूनिया के जो शासक थे, ठीक है, फिलिप की मृत्यु हो गई थी। फिलिप की मृत्यु के बाद कैसे उनके बेटे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था,
ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया था, अब मध्य देश पर भी ऐसा ही खतरा उत्पन्न कर दिया था। मतलब पश्चिम से तो आक्रमण हो रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ते 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 मध्य देश तक में पहुंच चुके थे। उस समय यह प्रश्न बन गया था, क्या भारत भी यूनान के अधीन हो जाएगा? मतलब उस समय इतनी अराजकता व्याप्त हो गई थी, इतने आक्रमणों की श्रृंखला बढ़ चुकी हुई थी कि एक समय तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत यूनानियों के अधीन आ जाएगा, भारत में यूनानी शक्ति का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। उसी समय एक पृथक एवं उत्कृष्ट व्यक्ति वाले व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है, जब ये आक्रमण हो रहे थे तो उस समय मगध पर किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। और इन शासन के बाद जब ये बढ़ते चले गए तो उसी समय एक उत्कृष्ट व्यक्ति वाले व्यक्ति का उदय हुआ। वो व्यक्ति कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यह व्यक्तित्व चंद्रगुप्त था, जिसे उस समय के लेखों ने सेंड्रोकोटस और एंडोकाटस या एंडोकोटस की संज्ञा दी है, या इस नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य दो नाम भी हैं, सेंड्रोकोटस भी कहते हैं इनको, और एंडोकाटस या एंडोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका उदय होता है। अब इनका उदय किस परिस्थिति में होता है, किस तरह से इनका उदय होता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ मगध के साम्राज्यवाद की सरोजता भी देखने को मिली। जैसे चंद्रगुप्त का उदय होता है, मगध पर अपना शासन स्थापित करते हैं, तो वैसे ही ये साम्राज्यवाद की नीति अपनाना प्रारंभ करते हैं। साम्राज्यवाद क्या होता है कि अपने राज्य क्षेत्र को विस्तार करते जाना अन्य क्षेत्रों तक। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक का नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान का क्षेत्र था, जो आपके उस समय जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो वो उसके अधीन में आ जाता है, तो वो स्थान ये पुनः प्राप्त करते हैं अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला। और उसके पुत्र बिंदुसार ने जो दक्कन का होता है ना, दक्कन है यहाँ पे दा है, ठीक है, दक्कन का भी विलय कर लिया होता बिंदुसार ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बनते हैं ना बिंदुसार शासक, उन्होंने क्या किया होता है, दक्कन का भी विलय कर लिया होता है। धीमे धीमे क्या होता है, साम्राज्यवाद अपनी उत्कृष्टता पे पहुंचता है, और अशोक के समय तो यह और ज्यादा मात्रा में शक्तिशाली रूप में अपनी सर्वोच्चता प्राप्त करता है। ठीक है, साम्राज्यवाद जानेंगे हम लोग कैसे कलिंग पे विजय करते हैं। दक्षिण में मैसूर तक के क्षेत्र को विलय किया था अशोक ने। ठीक है, आरंभिक भारत के निर्विवाद रूप से सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अशोक ने कलिंग को जीत लिया। फिर उसके बाद बिंदुसार का जो पुत्र होते हैं अशोक, उन्होंने क्या किया था, कलिंग, उड़ीसा का जो क्षेत्र था कलिंग, उसको भी जीत लिया था। मतलब पूर्वी क्षेत्र में कलिंग को जीत लिया, अपना इधर पश्चिमी क्षेत्र में अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला और दक्कन का क्षेत्र भी ये विलय कर चुके होते हैं। तो साम्राज्यवाद देख रहे हैं आप किस हद तक नित्य बढ़ता ही जा रहा है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को रेखांकित करती है। मौर्य साम्राज्य का जब स्थापना होती है तो माना जाता है एक नया युग है, यहां से एक नया युग प्रारंभ होता है। क्यों इसे नए युग की संज्ञा क्यों दी गई है? इसका कुछ कारण होगा ना, तो इसको नए युग की संज्ञा दी गई है। इसका क्या कारण था कि इसका कारण यह था कि पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की गई थी। मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने राज्य में मिला के एकीकृत केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया था। एक केंद्र के रूप में मगध का अस्तित्व था, और जो छोटे छोटे राज्य थे वो मगध के नियंत्रण में आ चुके होते मौर्य काल के समय। इसलिए इसको कहा जाता है एक नए युग की शुरुआत होती है। अब एक एक शब्द को क्लियर करते चलेंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह का आपको संशय नहीं रहेगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे कि इसको एक नए युग की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसका क्या कारण था। आप कारण जानने पे क्या क्यों कैसे अगर पता कर लेंगे तो आपको इतिहास में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, साथ में क्यों कहा जाता है कि एक नए की शुरुआत थी, इसी से क्रम एवं स्रोतों में सटीकता का इस अवधि में इतिहास लेखन अधिक स्पष्ट हो गया। क्योंकि इस समय हम लोग आगे देखेंगे कैसे हमें अभिलेख मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, उसमें तिथि उल्लिखित होगी, सब कुछ लिखा होगा, जिससे हमें एक जानकारी मिलेगी और इतिहास लेखन में हमको एक सटीकता, एक क्रम मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एक नए युग की शुरुआत हुई थी। यहां तक आपको किसी भी तरह की दिक्कत, सब समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य का एक परिचय जानेंगे, क्या था उसमें इंट्रोडक्शन, एक तरीके से हम लोग मौर्य साम्राज्य का जानते हैं। मौर्य युग प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भौतिक रूप से विस्तृत था तथा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य
भारतीय इतिहास का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। मतलब 322 से 185 ईसा पूर्व, मतलब इतने, मतलब लगभग के आसपास अगर बात की जाए तो 90 वर्षों के ऊपर की बात की जा रही, 90 वर्षों के आसपास की बात की जा रही, ठीक है। 90 वर्षों के आसपास ये क्या था, सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का मतलब क्या होता है, इसके आगे कोई भी राज्य उस समय जो था, देश था, या किसी भी साम्राज्य की बात की जाए तो वो उतना शक्तिशाली नहीं था जितना शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य था। मौर्य राजवंश ने राजधानी पाटलिपुत्र से मगध पर शासन किया। मतलब जो मौर्य राजवंश था उसने क्या किया था, जो पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई थी ना, हम लोग ने आपने अभी पिछले हम लोग ने जब जब पढ़ा था, क्या कहते हैं आपको, मगध साम्राज्य, उसमें हमने जाना था कि पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई गई थी वहीं से मगध पर शासन मौर्यों ने चालू किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदवंश, कौटिल्य का ही उपनाम चाणक्य था, इनको उपनाम चाणक्य था, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, नंदवंश को पराजित करके साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्या हुआ था कि आपको एक यहाँ पे कहानी आपको याद रखनी है कि कैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने चुना अपने उद्देश्य के लिए, अपना जो इनका लक्ष्य था उसके लिए। एक बार क्या होता है कि जब पश्चिमोत्तर भारत जो होता है सुरक्षित नहीं होता, सिकंदर का आक्रमण, क्या होता है कि संदेह होता है कि सिकंदर भारत विजय या विश्व विजय पे निकला हुआ है तो भारत पर आक्रमण करेगा। इस संदेह से के लिए कौटिल्य क्या होते हैं, चाणक्य जो होते हैं, नंदवंश के नंद जो होते हैं इनके वंश के समय जाते हैं, धनानंद से मिलते हैं। तो धनानंद क्या करता है, इनकी बात ना सुन के इनका तिरस्कार कर देता है। इस तिरस्कार का बदला लेने के लिए कौटिल्य अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि ये नंद वंश को समाप्त कर देंगे। इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त को चुना था और चंद्रगुप्त की सहायता से नंद को पराजित किया, उसका वध किया और वहां पे एक नए वंश मौर्य राजवंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से, ठीक है। ये यहाँ पे एक कहानी थी। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा बना, उसके बाद उसका प्रसिद्ध पुत्र अशोक सम्राट बना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार महान सम्राट चंद्रगुप्त के बेटे थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि महान सम्राट अशोक के वो पिता भी थे। मतलब जो बिंदुसार की पहचान है वो इंडिविजुअल खुद की ना होके एक पिता के पुत्र के रूप में और एक पिता के रूप में है, पुत्र के पिता के रूप में है, तो ये गौरव इनको ही हासिल है। मौर्य राजवंश ने भारत का ऐसा पहला साम्राज्य निर्मित किया जो उत्तर हिमालय से दक्षिण मैसूर, पूर्व में असम से पश्चिम अफगानिस्तान फैला हुआ था। मतलब आप देख रहे हैं कि संपूर्ण, मतलब एक तरीके से मैसूर, मतलब दक्षिण में कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है आज का, वहां तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। कितना लंबा था, आज का भारत मैक्सिमम भारत कवर था इसने, इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था मौर्यों ने, इसलिए इसे नए युग की संज्ञा दी जाती है। अशोक के पश्चात साम्राज्य का विभाजन हो गया। जब अशोक की मृत्यु होती है उसके बाद साम्राज्य का क्या होता है, विभाजन होने लगता है, पतन होने लगता है, ठीक है। और अंततः 185 ईसा में पुष्यमित्र शुंग जो अंतिम मौर्य राजा थे, बृहदत्त को सिंहासन से हटाकर स्वयं सिंहासन पासीन हो गया और मगध में शुंग राजवंश की स्थापना की। जो अंतिम राजा थे मौर्य वंश के वो बृहदत्त थे। बृहदत्त की क्या की थी, इनके जो मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने क्या किया था, इनको सिंहासन से हटा दिया और मगध में अपना शासन स्थापित किया और एक नए राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, चाणक्य ने क्यों उनका साथ दिया, क्यों उनको चुना, इसके बाद बताया। फिर हमने इसमें जाना कि इनका क्षेत्र उत्तर में दक्षिण तक कहाँ तक फैला था, पूर्व से पश्चिम कहाँ फैला था। फिर हमने जाना कि जो उनके उत्तराधिकारी थे उसका वध पुष्यमित्र शुंग ने क्यों कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने इनके अंतिम जो राजा थे वृहदत्त, उनकी हत्या कर दी या सिंहासन से हटा दिया और नए राजवंश की स्थापना की थी, शुंग राजवंश की। यहां तक आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि हमको मौर्यों के बारे में, जो मौर्य राजवंश है उसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, उसके क्या ऐतिहासिक स्रोत हैं, क्या साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक बार। आप बस सुनते चलिएगा, एक कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको किसी भी तरह का लेक्चर कंप्लीट होने पर 1% डाउट नहीं रहेगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस समय अवधि के इतिहास लेखन प्रचुरता में उपलब्ध स्वदेशी तथा विदेशी साहित्यिक स्रोतों सही अनेक शिलालेख अभिलेखों का भी उपयोग किया गया। मतलब जो इस समय के लेख हैं हमें साथ साथ स्वदेशी भारत के तो मिलते ही हैं,
इसी समय में विदेशी नागरिक भी भारत में आते हैं, वो भी इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो हमारे पास स्वदेशी और विदेशी दोनों साहित्यिक स्रोत हैं, मतलब लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं हमको। साथ ही हमें शिलालेख जो होता है, शिलालेख अभिलेख, मतलब पत्थरों पे कुछ लिखी हुई बातें हमको प्राप्त होती हैं, उससे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य राजवंश के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, क्या क्या साहित्यिक स्रोत हमें मिले हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, ठीक है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की है। 1904 में आर.एस. शास्त्री ने पहली बार अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। जो ये आर.एस. शास्त्री है ना, इन्होंने ही अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसकी पांडुलिपि की खोज की थी। यहाँ पे एक विशेष बात आप याद रखना, जो अर्थशास्त्र है ना, जो ये इकोनॉमी के ऊपर बेस नहीं है, ये एक राजनीतिक किताब है, ठीक है, राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई किताब है। कुछ लोग इसे अर्थशास्त्र के नाम से समझते हैं तो सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में लिखा होगा, नहीं, इसमें क्या है, राजनीति के बारे में लिखा गया है, राजनीति के बारे में स्पेशली लिखा गया है, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उससे जानकारी हमको मिलती है। अर्थशास्त्र 15 भाग 180 अध्याय, किंतु इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग जो है ना, उसमें राजा, उसकी मंत्री परिषद, इन सरकारी विभागों के बारे में दिया गया है। जो हमको पहला भाग है, पहले भाग में जो हमको मिलता है उसमें राजा जो होता है, राजा मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है, उसकी सरकार के विभागों के बारे में दिया गया है कि चिकित्सा का विभाग, व्यापार का विभाग किसके बारे में, इस बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो दूसरा भाग है ना, उसमें नागरिक के साथ आपराधिक विधि के संबंध वर्णन किया गया। जो नागरिक अपराध करते हैं, नागरिक के साथ साथ आपराधिक विधि, मतलब एक क्रिमिनल वाला, ठीक है, एक फौजदारी, दोनों तरह के विधि, मतलब लॉ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और तीसरे भाग में हमें कूटनीति एवं युद्ध के बारे में पता चलता है। जो तीसरा भाग है उसमें कूटनीति के बारे में और युद्ध के बारे में हमको विस्तृत जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलती है, ठीक है। यह मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। जो ये मुद्रा राक्षस है ना, ये एक नाटक है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। हालांकि ये पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। ये जो पुस्तक है ना, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त जी ने जो लिखी है, ये गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। लेकिन यह नंदों पर कौशल की सहायता से चंद्रगुप्त की विजय को दर्शाता है। कौशल ने कौटिल्य है यहाँ पे, ठीक है, कौटिल्य की सहायता, यह मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे कौटिल्य होगा, ठीक है। कौटिल्य की सहायता चंद्रगुप्त की विजय दर्शाता है। यह मौर्य की सामाजिक आर्थिक दशा का भी चित्रण करता है। जो हमें मुद्रा राक्षस, जो हमको किताब मिलती है, गुप्त काल के समय लिखी गई है, उससे हमें क्या पता चलता है, कौटिल्य ने किस तरह से चंद्रगुप्त की सहायता की, उसको विजय बनाया, और वहां के सामाजिक और आर्थिक दशा का जो विवरण है हमें मुद्रा राक्षस जैसी किताब से प्राप्त होता है। ये साहित्यिक स्रोत हमें 2 मिलते हैं किताबों के रूप में। फिर एक आते मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत के रूप में आए थे। आपको पता होगा मेगास्थनीज जो थे ना, ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे एक राजदूत के रूप में। कहाँ के राजदूत थे, तो यूनान के राजदूत थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका नाम की, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसके कुछ अंश ही अभी अब तक से, मतलब कुछ अंश हमको मिले हैं, बाकी जो थे वो नष्ट हो चुके हैं। उसका ब्यौरा क्या था, मौर्य प्रशासन, विशेषकर राजधानी शहर पाटलिपुत्र के प्रशासन एवं संगठन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी ना, इंडिका, और ये मौर्य साम्राज्य के दरबार में आए थे यूनान के राजदूत में, तो इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, वहां के प्रशासन को देखा, वहां की स्थिति को देखा, तो उन स्थितियों को अपने इन्होंने एक किताब में नोट किया, जिसके बारे में हमको कुछ सूचनाएं मिलती, पूरी तरीके से नहीं मिलती, लेकिन आधी अधूरी के साथ साथ हमें कुछ संक्षेप बातें पता चलती हैं कि उस समय का समाज, उस समय प्रशासन, विशेषकर पाटलिपुत्र जो राजधानी इनकी थी, उसके बारे में विशेष जानकारी हमको इस किताब से प्राप्त होती है। आधुनिक सामाजिक जीवन पर उसका दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। उसने आधुनिक समाज जीवन पर जो उल्लेख किया हुआ है ना मेगास्थनीज ने, वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। वो हम लोग देखेंगे क्या क्या उसने बताया हुआ है, ठीक है। उपरोक्त 3 के अतिरिक्त पुराण एवं जातक कथाओं जैसे बौद्ध साहित्य मौर्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये तो 3 हो गई। पहली क्या होगी, अर्थशास्त्र, दूसरी आपकी मुद्रा राक्षस, तीसरी इंडिका। इन किताबों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, और विधि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें पुराण जो है, जातक कथाएं जो है बौद्ध ग्रंथों की, उससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। एक श्रीलंकाई वृत्तांत दीप वंश है और महावंश है, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका का प्रकाश डालते हैं। जो हमें श्रीलंकाई वृत्तांत मिला है ना, दीप वंश और महावंश, उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने
श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया था, उसकी क्या भूमिका थी, उसने क्या योगदान दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में श्रीलंका में, उसके बारे में जानकारी हमें महावंश और दीपवंश के वृत्तांत में हमको मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको हर चीज। अब हम लोग ने देखो साहित्यिक स्रोत जान ली, अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोतों से क्या जानकारी मिलती है। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र को कुमराहाट तथा बुलंदी बाग के पुरातात्विक अवशेषों से संबद्ध किया जाता है। जो मौर्य राजधानी है ना, वो आज के कुमराहाट और बुलंदी बाग है ना, वहां से हमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उससे जोड़ के देखा जाता है कि ये राजधानी जो थी यहाँ पे ही स्थित थी। तक्षशिला, मथुरा तथा भीटा अन्य प्रमुख स्थल हैं। पत्थर तथा टेराकोटा भी अनेक मूर्तियां एक साझे शहरी वातावरण का भाग प्रतीत होते हैं। मतलब तक्षशिला, मथुरा, भीटा, यहाँ से भी हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा की मतलब मिट्टी की कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो हमें एक शहरी वातावरण का भाग हमको बताता है कि यहाँ पे एक तरह का शहर जैसी व्यवस्था व्याप्त थी। आहत सिक्के अधिकांश चांदी के बने थे, मौर्य काल में निरंतर जारी तथा प्रयुक्त होते थे। मैंने आपको बताया था ना, आहत सिक्के क्या होते हैं, सिक्का है उसके ऊपर मुहर लगाई जाती है तो उसको कहा जाता है आहत सिक्के। और मौर्य काल में अधिकांश जो होते थे चांदी के सिक्के बनते थे और ये निरंतर जारी रहे, मतलब इनका क्या हुआ था, ये निरंतर छपते रहते थे और इनका हमेशा प्रयोग हुआ करता था इनका, तो जिससे पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, मेहराब का अर्धचंद्र मिला है। जो मेहराब होते हैं ना, जो बने होते हैं मेहराब, ऐसे करके मेहराब बने होते हैं, ठीक है, उसमें डिजाइन बनी हुई है, अर्धचंद्र बना हुआ है, चांद की जो आधी प्रतिमा होती है ना वो बना हुआ। रेलिंग पर पेड़ बने हुए हैं, जो रेलिंग होती है साइड में, दीवारों के साइड में चलने के लिए सीढ़ियों पे रेलिंग बनी होती है ना, उस पर पेड़ बने हुए हैं। मेहराब पर मोर की प्रकृति के कतिपय प्रतीकों को मौर्य राजाओं से संबद्ध किया जाता है। जो हमें मोर की प्रकृति मिलती है ना, मतलब चित्र मिलते हैं मौर्य के, ठीक है, मोर के, तो ये सब जो है ना, हम इतिहासकार जो है ना मौर्य साम्राज्य राजाओं से संबंध मानते हैं, क्योंकि मौर्य का मतलब इनका राज्य प्रतीक जो था ना मौर्य, मोर था। ठीक है, मोर के पंख, ये सब जो चीजें ना, ये सब चीजें हमको मिलती हैं, तो हम लोग इससे अनुमान लगाते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य से, मौर्य वंश से ही संबंधित था। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमको मिलते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, जेम्स प्रिंसपे ने पहली बार 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। जो जेम्स प्रिंसपे थे ना, इन्होंने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ पाए थे जेम्स प्रिंसपे। इन्हें पाली भाषा में लिखा गया था तथा कुछ स्थान में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। लिखने में ब्राह्मी लिपि प्रयोग होती। जो भाषा थी ना इसकी, वो पाली भाषा, लेकिन कुछ स्थानों हमें प्राकृत भाषा भी मिलती है, खरोष्टी लिपि भी मिलती है, और जो लिपि इन्होंने प्रयोग की थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इससे हमें जानकारी मिलती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि मिले। जो उत्तर पश्चिमी मतलब अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, भाग है, वहां से हमें जो अभिलेख मिले ना वो खरोष्टी लिपि मिले हैं। ठीक है, ये एक लिपि होती है खरोष्टी, जैसे हम लोग की अभी हमने जो लिखा है ना देवनागरी लिपि, ये सब जो होता है ना, उसी तरह से एक लिपि होती है खरोष्टी लिपि, उससे हमको मिले हैं। कुल 14 लघु शिलालेख मिले हैं। लघु शिलालेख मतलब क्या होता है, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उनको ही शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेखों के अतिरिक्त लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं, मतलब बड़े बड़े मतलब छोटे हैं, ज्यादा लंबाई उनकी नहीं और लंबे हैं आकृति में, वो स्तंभ लेख हैं, उनको कहते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डिजाइन बनी है, नाम लिखे हैं, कुछ सूचनाएं, कुछ आज्ञाएं लिखी हुई हैं। अशोक की यह आदेश अशोक के धर्म का वर्णन करती हैं और साथ ही अधिकारी निर्देश भी देती हैं। अशोक के शिलालेख अशोक के साथ साथ मौर्य साम्राज्य के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, ठीक है, स्तंभ मिले हैं, इससे हमें सिर्फ अशोक के बारे में नहीं पता चलता, साथ ही अशोक का जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, उस समय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक स्थिति के बारे में, धर्म के बारे में, इन सब के बारे में भी हमें अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख जो है उनसे जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेखों स्तंभ लेखों से उसके राज विस्तार, राज संबंधी विचार, धार्मिक आदर्शों, प्रशासनिक सुधार, धर्म की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। मतलब जो हमें अशोक के शिलालेख स्तंभ मिले हैं उसमें हम उससे हमको पता चलता है कि उसका राज्य कहां से कहां तक, मतलब कोई अगर स्तंभ लेख हमें अफगानिस्तान में मिला है, ठीक है, स्तंभ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्तंभ लेख अगर वहां पे है तो उस क्षेत्र तक अशोक का शासन था, तभी तो किसी दूसरे क्षेत्र में तो जाके अपना स्तंभ तो रख नहीं देंगे, अपनी जो आज्ञाएं हैं, जो आदेश हैं, वो दूसरे क्षेत्र में जाके बताएंगे नहीं, वो अपने ही क्षेत्र में बताएंगे।
तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का जो अभिलेख का शिलालेख जिस क्षेत्र में मिले वहां तक उसका शासन था। जैसे हम अफगानिस्तान से मिलता है तो अफगानिस्तान तक शासन माना जाएगा, दक्षिण भारत में मिलता है दक्षिण तक माना जाएगा, ठीक है। और राज्य संबंधी विचार मिलते हैं, जो राज्य के बारे में जो उसने विचार प्रयुक्त किए हैं, आदेश दिए हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। कुछ शिलालेख हैं जिसमें हम उसने धार्मिक आदेश दिए हैं, तो धर्म के बारे में हमें उसके धर्म के विचार उसके पता चलते हैं हमें कि मौर्य वंश के जो धर्म था उसके बारे में क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह की अवधारणा जो है ना उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है मौर्य काल के शिलालेखों से, स्पेशली अशोक के शिलालेखों से। मौर्य के दौरान राज्य व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का अद्भुत सहयोग इस काल की युगांतर का एक घटना है। चंद्रगुप्त के विजय अभियान के पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर जो शासन करने वाले वो नंदवंश था। नंदवंश में धनानंद उस समय शासन कर रहा था। तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ होता है और भारत की राजगद्दी पर या कहें मगध की राजगद्दी पर जो बैठे होते हैं वो धनानंद बैठे होते हैं। मगध एक शक्तिशाली राज था जिस पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। जो मगध जो राज था ना वो तो एक शक्तिशाली राज था और उस पर धनानंद का शासन था। लेकिन धनानंद जो था ना भोग विलास में लगा होता था। उसको राजनीतिक जो क्षेत्र है अपनी प्रजा उनके सुख दुख से कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ भोग विलास धन अर्जन करने में ही लगा रहता था। चंद्रगुप्त के समझ जो लक्ष्य पहला था कि वो नंद का वंश का अंत कर मगध की क्रूरता से वहां की जनता को मुक्त करे। मतलब चंद्रगुप्त के पहला जो लक्ष्य था, पहला लक्ष्य ये था कि जो नंद वंश का शासन कर रहा है धनन, उसको राजगद्दी से हटा के वहां की जनता के साथ जो क्रूरता हो रही है उस क्रूरता से वहां की जनता को मुक्त करना और वहां पे अपना एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करना था। दूसरा था विदेशी शासन का अंत कर देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना। जैसा कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। तो इसका दूसरा लक्ष्य था कि विदेशी आक्रमण जो हुए, विदेशी जो कब्जा हुआ है भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर, उस कब्जे को हटाना, उससे मुक्ति पाना और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में रक्षा करना था, ठीक है। ये उसके दो लक्ष्य थे। चंद्रगुप्त ने मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद को सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले धनानंद को सिंहासन से हटा दिया। इससे पहले उसने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर अधिकार किया और यूनानी शासन को उन्मूलन किया। जो यूनान के शासक सिकंदर थे उसने अपने जो एक क्या था कि उनका सेनापति था उसको यहाँ पे छोड़ गए थे। तो उससे क्या किया था, यूनानी शासन उससे छीन लिया था। जो उसने कब्जा कर रखा था उसने संधि करके अपना क्षेत्र वापस कर लिया। एपियानस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो इसका सेनापति था ना सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी तट पर पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद संधि कर ली और हस्ताक्षर की गई संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर अरिया, अराकोसिया, काबुल और आपका बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। वापस चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया तो भारत के क्षेत्र में शामिल हो गया। और चंद्रगुप्त ने क्या किया था, 500 हाथियों का उसको उपहार दिया था। मतलब सेल्यूकस निकेटर को इसके बदले चंद्रगुप्त ने 500 हाथी जो थी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। यहां तक आपको क्लियर। फिर दोनों नरेशों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। जो सेल्यूकस निकेटर थे ना उनकी एक पुत्री थी, पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया होता है, विवाह कर लिया होता है। और सेल्यूकस निकेटर से संधि पश्चात साम्राज्य की सीमा जो होती है हिंदू कुश तक पहुंच जाती है। जब उसका विवाह हो जाता है तो सारे क्षेत्र जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को ही मिल जाते हैं। और वो जो उत्तरी सीमा जो होती है ना, हिंदू कुश पर्वत जो है वहां तक, उत्तरी सीमा जो होती है वो वहां तक पहुंच जाती है। फिर मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। और जैन अनुसूचियों के अनुसार अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ियों पर चला गया और वहां पर उसने सल लेखना विधि से प्राण त्याग दिया। मतलब चंद्रगुप्त ने क्या किया था, आप अपने आप को जैन धर्म में अपना लिया। पहली बात तो जैन धर्म अपनाने के बाद भद्रबाहु और स्थल भद्र जो स्थूल बाहु थे, आप पढ़ेंगे जब जैन धर्म में आपको पढ़ाऊंगा, तो भद्रबाहु के साथ ये कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला है, वहां पे चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे ये चले जाते हैं और सल लेखना एक विधि होती है। जैन धर्म में क्या होते हैं ना,
एक विधि होती है संलेखना, इसमें भूख प्यास से अपने प्राण धीमे धीमे त्याग दिए जाते हैं। इस विधि को अपना कर उसने चंद्रगुप्त ने अपने प्राण क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पहली बार संपूर्ण उत्तर भारत एकीकृत हुआ। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब तक शासन करते रहे उस समय तक उत्तर भारत जो था वो एकीकृत शक्ति के रूप में इकट्ठा हो चुका था, संयुक्त हो चुका था। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था अफगानिस्तान से पूर्व में बंगाल तथा उत्तर कश्मीर दक्षिण मैसूर तक फैल गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने इतना अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और एक केंद्रित शक्ति बना ली थी इस समय तक। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जो 298 से 273 ईसा पूर्व में शासन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसे मद्रसार, सिंहसेना तथा अमित्रघात, इनको 3 अन्य नाम है ना, इससे भी जाना जाता है। सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जो सीरिया के राजा थे ना एंटीओकस, इन्होंने अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, डायमेकस को एंटीओकस प्रथम से मीठी शराब, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने निवेदन करने को कहा। बिंदुसार ने क्या कहा था कि अपने राजा से बोलिएगा कि हम एक दार्शनिक, मीठी शराब और सूखे अंजीर भेजे। लेकिन राजा ने शराब तो भेज दी, अंजीर भी भेजे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, इनकी ये बात ना मान के ये 2 बात मान ली गई थी। अब सबसे जरूरी मौर्य काल में जो है ना, चंद्रगुप्त के बाद अशोक का आता है। अशोक की सबसे महत्वपूर्ण होती धर्म की जो नीति उसने धर्म अपना जो बनाया था उसके बारे में। तो हम लोग अशोक का पढ़ते हैं। अशोक जो था 268 से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। ठीक है, अशोक की बात की जाए ना तो अशोक के अलग अलग नाम भी हैं। जैसे अशोक हमको किससे मिलता है, तो मास्की लघु शिलालेख है ना जो, उससे हमें पता चलता है कि इसका नाम अशोक था। देवा नाम प्रिय अशोक राजस, ये हमें गुर्जरा लघु शिलालेख जो है ना, इससे हमें पता चलता है कि इसका देवा नाम प्रिय अशोक राजस नाम भी था। प्रियदस्सी राजा, ये नाम हमें बराबर गुफा अभिलेख का उससे पता चलता है। प्रियदस्सी कांधार का बृहद शिलालेख है, उससे हमें पता चलता है कि अशोक का प्रियदस्सी नाम भी था। और अशोक मौर्य जो नाम है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि अशोक मौर्य भी इसका एक नाम था। तो अशोक के अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर तथा सबसे छोटे भाई को जीवित छोड़कर सिंहासन पर कब्जा किया था। मतलब अशोक ने क्या कहता, बिंदुसार के बाद जब सिंहासन की बात है, सिंहासन पे सत्ता हासिल करने की, तो अशोक ने अपने जो 99 भाई थे बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका वध कर दिया और सबसे छोटा जो भाई था उसको जीवित छोड़ने के बाद सत्ता पे हासिल किया, सिंहासन बैठा। ठीक है, उत्तराधिकार की यह लड़ाई 4 वर्षों तक जारी रही तथा उसके बाद सत्ता व पूर्णताधिकार होने के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक किया। जब 4 वर्षों का युद्ध समाप्त होता है तो 269 ईसा पूर्व में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। बिंदुसार का जो मंत्री था ना राधागुप्त, उसने अशोक की सहायता की थी सिंहासन पर कब्जा करने में, सिंहासन हासिल करने में। ठीक है, तो ये कार्य अशोक ने किया था। फिर अशोक के अधीन मौर्य सम्राट अपने शिखर पहुंच गया। मतलब फिर अशोक ने क्या किया था ना, जो चंद्रगुप्त द्वारा जो जीता गया क्षेत्र रहा उसको संगठित किया और सशक्त केंद्रित किया। और साथ में उसके बाद उसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और पहली बार दक्षिण के अंतिम छोर को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे ज्यादा जो क्षेत्र विलय किया था वो अशोक ने किया था। और दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र, अगर थोड़ा सा क्षेत्र अगर केरल तमिलनाडु वाला छोड़ दिया जाए आज के समय का, तो संपूर्ण भारत मौर्यों के अधीन आ चुका था। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष सिंहासनासीन होने के 8 वर्ष में, मतलब जो अपना शासन तो उसने 13 वर्ष से चालू कर दिया क्योंकि वो वहां पे राज्यपाल था पहली बार तो एक जगह पे, और सिंहासन पे 4 वर्ष जो युद्ध किया उसके बाद उसने अपना राज्य कराया। तो 8 वर्ष बाद सिंहासन पे 8 वर्ष बैठने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। मतलब जब अपना सिंहासन में बैठ गया, सिंहासन बैठने के 8 वर्ष बाद और शासन के 13 वर्ष बाद, ये आपको 2 चीजें याद रखनी अलग अलग। 13 वर्ष शासन के, 8 वर्ष सिंहासन के बैठने बाद इसने क्या किया, उड़ीसा का जो कलिंग है ना उस पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद क्या किया था कि वहां पे बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। इन सब देखने के बाद उसका जो हृदय था वो द्रवित होता है। द्रवित होने के बाद वो क्या करता है ना कि इतना रक्तपात, इतना सब कुछ देखने के बाद वो एकदम विक्षुब्ध हो जाता है।
वो सोचता है कि मैंने एक छोटे राज्य को, छोटे हिस्से को पाने के लिए लाखों लोगों की हत्याएं करवा दी। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने विजय के मार्ग को बदला। उसने भौतिक विजय के स्थान पर क्या क्या है, सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाया। कलिंग युद्ध और इसके प्रभाव का विवरण 13वें शिलालेख में दिया गया। जो कलिंग युद्ध है ना, उसके बारे और उसके प्रभाव के बारे में हमें जो अशोक का 13वां शिलालेख है ना, उससे हमें जानकारी मिलती है। और अशोक ने धर्म की नीति अपनाई, ना कि युद्ध करने। यहीं से अशोक ने कभी भी हथियार न उठाने का निश्चय किया और एक धर्म की नीति अपनाई कि धर्म के द्वारा, सांस्कृतिक जीवन के द्वारा, सांस्कृतिक निर्णयों के द्वारा, सांस्कृतिक विजय से मैं अपनी सांस्कृतिक विजय करूंगा, ना कि भौतिक विजय करूंगा। अब हम लोग जानेंगे अशोक और बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। उसने लुम्बिनी बाग, सारनाथ, कुशीनगर तथा श्रावस्ती जैसे बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा की। जो अशोक था, जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे लुम्बिनी बाग क्या है, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, कुशीनगर, श्रावस्ती ये सब क्यों प्रसिद्ध है। ये सब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। तो यहाँ की यात्रा किसने की थी, अशोक ने की थी। साथ ही उसने अपने पुत्र जो महेंद्र था और पुत्री संघमित्रा थी, उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था इनको कि आप बौद्ध धर्म जाइए, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करिए। ठीक है, इसी यही ग्रंथ जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, उसके बारे में ही हमको ये जो प्रचार करने भेजा था, उसी में हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर अशोक ने पाटली में 240 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त द्वारा की गई थी। जो तीसरी बौद्ध संगति होती है ना, वो अशोक के काल में ही, शासन काल में ही पाटलिपुत्र में होती है। मतलब बौद्ध संगतियां 3 हुई थी, हम लोग पढ़ेंगे 3 बौद्ध संगतियां बौद्ध काल में, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 बौद्ध संगतियां होती है। जो तीसरी बौद्ध संगति होती है वो पाटलिपुत्र में होती है 240 ईसा पूर्व में, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मोगली पुत्र तिस्त द्वारा की जाती है। अशोक के अभिलेख। अब हम लोग जानेंगे अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर आज्ञा खुदवाए ताकि लोग उन्हें पढ़ सके। जहाँ पे अगले की जगह आज्ञा होगा, ठीक है, और यहाँ खुलवाए की जगह खुदवाए है। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। तो अशोक ने क्या कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ अपनी आज्ञाएं, आदेश पत्थर पे लिखवा दिए थे ताकि लोग उनको पढ़ पाए। राजा के बारे में, राजा के आदेशों के बारे में, जनता से कम्युनिकेट करने के बारे में एक माध्यम बनाया था। अगर कहा जाए तो अशोक का ये एक तरीके का लिखित संविधान था जो जनता के मध्य था, अपनी जनता से बातचीत करने का एक तरीका आप इसको कह सकते हैं, जो शिलालेख के जरिए जनता से वो करता था। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अनपढ़ लोगों को उस तरह के संदेश पढ़ाएं। मतलब अशोक ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग को, जो अधिकारी हैं, वो पढ़ के बताएंगे कि राजा क्या आदेश दे रहे हैं, किस तरह की आज्ञाएं जनता के लिए हैं, उनको किस तरह के कार्य करने। ये सारे आदेश जो है ना, वहां के अधिकारी जनता को पढ़ के सुनाएंगे। अधिकतर जो अभिलेख है ना, वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ स्थानों को वहां की स्थानीय भाषा जैसे अरबी में भी लिखा गया था। तो कुछ अभिलेख जो हमको मिलते हैं वो वहां की स्थानीय भाषा जो है ना, अरबी में भी देखने को हमको मिलते हैं। इसके साथ ही हमारे कई राष्ट्र प्रतीक जो है ना, अशोक काल से लिए गए। हमारे जो आज के राष्ट्र प्रतीक है वो अशोक के समय के ही है। जैसे अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, उसको सारनाथ का जो अशोक है स्तंभ है, वहां से गया। सारनाथ क्या, बनारस में जो सारनाथ का स्तंभ है, जो उसी से हमारा अशोक चक्र लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ ना, वो वहीं से लिया गया है। उसे अशोक के शासनकाल में कई स्थान प्रयोग किया गया। अशोक द्वारा जो सिक्के हैं ना, सिक्कों में भी ऐसे चक्र बने हुए थे। चांदी के जो सिक्के थे उसमें भी इस तरह के चक्र बने होते हैं। अब हम लोग जानेंगे अशोक के जो शिलालेख हैं और उनके विषय के बारे में जानेंगे। जो अशोक के अलग अलग शिलालेख मिले, एक एक शिलालेख देखेंगे, उसमें क्या बातें लिखी हैं उसको जानेंगे। ठीक है, शिलालेख का अर्थ है शिला पर लिखा हुआ लेख। ठीक है, कोई पत्थर है, शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। तो पत्थर पर जो लिखा जाता है उसको ही शिलालेख कहते हैं। यह लेख अशोक के 18 बृहद अभिलेखों पर क्रमानुसार लिखे हुए मिले हैं। इन शिलालेखों की कुल संख्या 14 है। हमें जो मिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 शिलालेख मिले हुए हैं। तो उनके एक एक शिलालेख को देखेंगे, उनकी बातों को देखेंगे, क्या बात अशोक अपनी जनता से कहना चाहते थे और उनके क्या विषय से।
शिलालेख एक की बात करें, इसको आपको याद रखना है, ये बातें मैचिंग के थ्रू पूछी जाती हैं, डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं कि ये बात किस शिलालेख में है। तो शिलालेख एक में कहा गया पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। समारोह पर पाबंदी की बात की गई कि आप समारोह नहीं करेंगे। सीमित अथवा कुछ निश्चित पशुओं जैसे मोर या मृग की हत्या का ही समर्थन किया गया कि आप कुछ निश्चित पशुओं की हत्या कर सकते हैं, बाकी पशुओं की हत्या नहीं कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है शिलालेख 1 से, ठीक है। शिलालेख 2 की बात की है तो मानव एवं पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य की बात की गई है कि मनुष्य जो जनता है मानव के लिए और पशुओं के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए कार्य करेगा। इसके बारे में शिलालेख 2 में आज्ञा दी गई है। शिलालेख 3 में हर 5वें धर्म प्रचार जिसे अनुसंधान कहा जाता है, बचत, धार्मिक नियमों को धर्म का अंग बताया है, ठीक है। ये सारी बातें शिलालेख 3 में कही गई हैं। शिलालेख 4 की बात करें तो धम्म की जो नीति है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि धम्म की क्या नीति होनी चाहिए। शिलालेख 5 की बात करें तो शिलालेख 5 में अशोक को धम्म में प्रवृत्त करने और धम्म में प्रवृत्त लोगों के कल्याण के धम्म महामात्र नामक आधिकारिक नियुक्ति बात की गई है कि इसने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी बनाया गया है कि जो धम्म से रिलेटेड जो कार्य हैं, जो उसके कर्तव्य, वो कार्य और कर्तव्य धम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी देखेगा। इसके बारे में हमें जानकारी शिलालेख 5 से मिलती है। शिलालेख 6 में हमको मिलती है सक्रिय प्रशासन, अच्छे व्यापार की जानकारी मिलती है और आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। मतलब शिलालेख 6 से हमें पता चलता है कि वहां शिलालेख 6 से हमें पता चलता है कि जो मौर्यों का प्रशासन था अत्यधिक सक्रिय था, व्यापार जो था अत्यधिक कुशल था, और आत्मनियंत्रण मतलब अपनी इच्छाओं पे काबू करने की बात की जाती है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है, ये सारी जानकारी हमें शिलालेख 6 से पता चलती है। शिलालेख 7, इसमें विभिन्न धर्मों की धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है कि मतलब शिलालेख 7 में कहा गया सभी, मतलब इसका एक तरीके से मतलब निकलता है कि अशोक के समय में किसी भी धर्म को स्पेशली संरक्षण नहीं दिया जाता, किसी के साथ भी, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी धर्मों को समानता दी जाती है और एक धार्मिक सहिष्णुता की बात या उस समय धार्मिक सहिष्णुता दिखाई पड़ती है, ठीक है। इस तरह की बातें हमें शिलालेख 7 से पता चलती है। शिलालेख 8 से धम्म नीति की व्याख्या होती है। आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाने की बात की गई है कि आप आखेट को छोड़ के धम्म की यात्रा कीजिए। इसकी बात को शिलालेख 8 में बताया गया है। शिलालेख 9 की बात करें तो विवाह, जन्मोत्सव, खर्चीले समारोह पर पाबंदी लगाई गई है। तो अशोक ने क्या किया था कि जो शिलालेख मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने विवाह, जन्मोत्सव, जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाले उत्सव होते थे, उस पर समारोह होते थे, उस पर पाबंदी लगा दी थी और शिष्टाचार का वर्णन किया था शिलालेख 9 में। शिलालेख 10 में अगर बात की तो इसने अशोक विभिन्न संप्रदायों की असंतोष से चिंतित है। मतलब इसमें पता चलता है कि उस समय कुछ संप्रदायों के बीच खींचातान, असंतोष व्याप्त था, इससे अशोक चिंतित था। इसके बारे में हमें जानकारी शिलालेख 10 से पता चलता है। ब्राह्मणों एवं अन्य जो थे उनके प्रति समान भाव था। ब्राह्मण और अन्य धर्मों के जो लोग थे, विष्णु थे या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, उनके समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान भाव से देखा जाता था। राजा व उत्तराधिकारी जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, उनके हित से रिलेटेड कार्य करेंगे और प्रजा को सुखी बनाने का कार्य में लगे रहेंगे। इसके बारे में जानकारी में शिलालेख 10 से मिलती है। शिलालेख 11 में हमें पता चला धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया कि धर्म का जो वरदान है ना, वो सर्वोत्तम है। शिलालेख 12 से हमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की पता चलती थी। जो महामात्र धर्म के लिए नियुक्त किए जाते थे उसमें स्त्रियों भी नियुक्त होती थी। इसके बारे में जानकारी में शिलालेख 12 से पता चलती है। धार्मिक सहिष्णुता की बात हमें शिलालेख 12 से भी पता चलती है, ठीक है। शिलालेख 13 की बात करें तो कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, ये 3 चीजों की जानकारी हमें शिलालेख 13 से पता चलती है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पश्चिम के पड़ोसी राजाओं को उल्लेख मिलता है जिनके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध। हमें कुछ राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, कुछ राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनका अशोक के साथ राजनीतिक संबंध था। तो ये सारी जानकारी हमें शिलालेख 13 से पता चलती है। शिलालेख 14 के बारे में बात करें तो धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। 13 शिलालेख में जो त्रुटि हुई है या उनमें जो कोई कमियां हैं उनमें सुधार करने की जो बात थी वो हमें शिलालेख 14 से पता चलती है। तो ये थे 14 शिलालेख। शिलालेख क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पत्थर पर कुछ आज्ञा लिखी होती हैं
उनको ही शिलालेख कहा जाता है। अशोक के समय क्या क्या राजा आज्ञा देते थे, क्या उनके नियम थे, क्या बातें थी, उसके बारे में हम लोग ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की और शिलालेखों के बारे में एक एक करके जाना। अब अशोक के धम्म की बात करते हैं, ठीक है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेख में धम्म बोला गया है। धम्म जो होता है ना वो धर्म से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। अशोक ने जो अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान के जो नियम बनाए थे, एक नियम बनाए थे, क्या पशु बलि नहीं करेंगे, ठीक है, आप बलि नहीं करेंगे, और आप एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, समानता की भाव की बात करें, ये सारे जो नियम बनाए थे अशोक ने, उन्हीं को जो अशोक ने शिलालेख प्रस्तुत किया उसे ही धम्म बोला जाता है, ठीक है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति मूल मंत्र है, मतलब आत्मनियंत्रण, आत्म संयम की बात जो है ना अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र है। मतलब अशोक की जो धर्म की नीति है उसमें सबसे मूल क्या है, तो आत्मनियंत्रण, आत्म संयम की बात की जाएगी। अशोक ने अपने दूसरे व सातवें स्तंभ लेखों में धर्म के गुण बताया, मतलब उसने अपने जो स्तंभ लेख है दूसरे और सातवां, उसने धर्म के गुण बताए, क्या साधुता होनी चाहिए धर्म में, मृदुता होनी चाहिए, पवित्रता होना, सत्यवदित होना चाहिए, मतलब सत्य बोलने वाला होना चाहिए, दान दया की भावना होनी चाहिए, यही धर्म के गुण है। अगर ये सारे गुण नहीं है तो वो एक धर्म नहीं है, अशोक का ये मानना था, ठीक है। धर्म को संस्कृत के धर्म से लिया गया, अर्थात यह अशोक का धर्म था और यह सर्वधर्म संभव था, ठीक है। जो धर्म की बात है ना संस्कृत का जो धर्म है ना उसी से लिया गया, और जो अशोक का धर्म था वो सर्वधर्म संभव की बात करता, सभी धर्मों को समानता देना, समान भाव के साथ देना, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, मानवता सबसे बड़ा धर्म था अशोक के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, ठीक है। अशोक से संबंधित अन्य तथ्य हम लोग देख लेते हैं। अशोक की माता का नाम जो था शुभद्रांगी था, ठीक है। महादेवी तथा कारुआ की उसकी दो पत्नियां थी। कल्लड़ के अनुसार अशोक ने कश्मीर श्रीनगर की स्थापना की, कश्मीर का जो श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने की थी। गिरनार अभिलेख के अनुसार उसने मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए जगह जगह पर चिकित्सालय बनाए थे। तो गिरनार अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों के लिए तो चिकित्सालय की व्यवस्था की थी, सार्वजनिक चिकित्सालय जो थे उसकी व्यवस्था की थी, साथ में पशुओं की चिकित्सा के लिए भी पर्याप्त प्रबंधन किया हुआ था, ठीक है, समुचित व्यवस्था की हुई थी। भब्रू शिलालेख में बुद्ध के पुत्र राहुल की चर्चा मिलती है। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई। ये सारी जानकारी हमें पता चलती है। ये सब जो हम लोग स्तूप ये सब है ना, यह सब आर्ट कल्चर में विस्तृत तरीके से देखेंगे, ठीक है। अशोक के पौत्र जो दशरथ है ना, वो नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाएं बनवाकर आजीविकों को दान दी थी। जो नागार्जुन की पहाड़ियां ना महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वो अशोक के पुत्र जो थे दशरथ, उन्होंने आजीविकों, मतलब जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनको दी थी, ठीक है, रहने के लिए। अब हम लोग जानेंगे अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है। अशोक की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व के लगभग हो गई थी। अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोतों में इसके विषय में मौन है। मतलब हमें एक ही लघु स्तंभ मिलता है जिसके उसके एक पुत्र के बारे में पता चलता है तीवा, बाकी हमें इसके पुत्रों के बारे में कोई जानकारी मिलती है। पुराणों में लिखित बृहदत्त के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित कराई थी। जो नागार्जुन पहाड़ियां मैंने आपको महाराष्ट्र बताया ना, वो थोड़ा सा मिस्टेकली नागार्जुनी पहाड़ियां जो ना आपकी बिहार प्रांत में मिलेंगी, ठीक है, बिहार में है। इन गुफाओं की दीवार पर खुदे हुए लेखों से पता चलता है कि वह अशोक की तरह देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। जैसे अशोक के देवा नाम प्रिय की हमें पता चलता है कि वो उपाधि अशोक की थी, उसी तरह बृहदत्त जो थे ना उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। इसने 8 वर्षों तक शासन किया था। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व के अपने स्वामी बृहदत्त की सेना निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या कर दी। जो पुष्यमित्र शुंग था ना, उसने सेना निरीक्षण करते समय धोखे से अपने जो शासक थे, राजा थे, बृहदत्त की हत्या कर दी, और बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। बृहदत्त की मृत्यु हो गई और मौर्य वंश का अंत हुआ। उसके साथ ही एक नए राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। यह था अशोक के उत्तराधिकारी। अब हम लोग जाने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासन किस तरह से संचालित किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप क्या था, केंद्रीकृत था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, चंद्रगुप्त के समय से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति
सशक्त होती जा रही थी और अशोक के समय में ये मतलब अपने उच्च बिंदु को तक पहुंच चुकी हुई थी। अर्थशास्त्र के आधार पर प्रशासन के सभी पहलू में राजा के विचार और आदेश सबसे ऊपर था। मतलब राजा जो आदेश जो विचार देते था वो सबसे कठोर माना जाता था, सबसे ऊपर माना जाता था। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अवयव हैं। मतलब चाणक्य ने राज्य के लिए 7 तत्व बताए, 7 चीजें बताए जो महत्वपूर्ण है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र, ये 7 चीजें जो है राज्य के लिए सबसे जरूरी चाणक्य ने बताई है। इन सप्तांगों में चाणक्य राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इन सब चीजें जो 7 चीजें ना, इनमें सबसे ऊपर जो है ना वो राजा को मानता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। मतलब चाणक्य का कहना है कि राजा जो है सर्वोच्च है और इनकी जो मतलब इनका जो अस्तित्व है, अमात्य का, जनपद का, दुर्ग का, कोष का, बल का, ये सब राजा के ऊपर निर्भर करता है। राजा के अस्तित्व से ही इनका अस्तित्व है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों और अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद वर्णन हुआ है। मतलब अशोक के शिलालेख जो मिले हैं हमें, और साथ ही जो अर्थशास्त्र मिला उसमें हमें एक मंत्री परिषद का वर्णन मिलता है। जैसे आज की मंत्री परिषद है, उसका इसी तरह की मंत्री परिषद अशोक के समय में भी थी। राजा अपने सभी राज्य कार्यों का संचालन अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा करता था। राजा अपने जो सभी कार्य, जैसे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अपने सभी कार्य जो मंत्रियों की सहायता सलाह उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं या जो विभाग उनको दिए गए हैं वो सब कार्य बांट दिए जाते हैं और वो अपना कार्य करते रहते हैं। उसी तरह का कार्य उस समय मौर्य वंश में भी, मौर्य साम्राज्य में भी हो रहा था। अमात्य एक समान पदनाम था जिससे राज्य के सभा पदाधिकारियों का ज्ञान होता था। प्रशासन के मुख्य अधिकारी चुनाव राजा इन अमात्यों की सहायता से करता था। जो प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते थे उनका जो चुनाव होता था, राजा जो होता था ना, ये अमात्य जो होते थे इनकी ही सहायता से करता था कि किसको अधिकारी बनाना है और किसको अधिकारी नहीं बनाना है। ये सारे निर्णय राजा अमात्यों की सलाह सहायता से ही करता था। प्रशासनिक सुविधाओं और केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में विभक्त किया गया था जिसे तीर्थ कहा जाता था। मतलब विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी इसमें देखते हैं कि केंद्र तो था, साथ में छोटे छोटे भागों में विभक्त भी कर दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता। जैसे आज भारत में संघ है, फिर उसके बाद केंद्र राज्य की सरकारें हैं तो राज्य कहा जाता। तो उस समय जो राज्य की सरकारें होती थी ना, उनको तीर्थ कहा जाता था। ठीक है। कौटिन्य अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ मतलब विभागों और उसके प्रमुखों की चर्चा की गई है। केंद्रित तो था लेकिन छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। राज्य को छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया जाता था। जैसे मंत्री और पुरोहित जो होते थे उनको धर्माधिकारी कहा जाता था। ठीक है। समाहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, वो राजस्व विभाग को देखता था। समाहर्ता संनिधाता जो होता था वो राज्य की कोषाध्यक्ष होता था, राज्य की कोष के जो लेन देन था उसके बाद जो जानकारी थी संनिधाता देखता था। सेनापति जो था वो युद्ध विभाग को देखता था। युवराज जो था राजा का उत्तराधिकारी कहलाता था, युवराज। प्रदेष्टा क्या था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो था प्रदेष्टा कहलाता था। नायक जो था वो सेना का संचालक करता था। कर्मांटिक क्या था, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक जो होता था वो कर्मांटिक कहलाता था। व्यवहारिक जो था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और मंत्री परिषदाध्यक्ष जो होता था, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। तो ये तीर्थ थे छोटे। अभी 18 हमको तीर्थ देखने मिलते हैं, 10 ये 8 अभी आपको और आगे चलेंगे। 11वां था दंडपाल, ये सैन्य अधिकारी होता था। अंधपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। दुर्गपाल जो होता है दुर्गों का प्रबंधक करता था। ठीक है। नागरक क्या होता, नगर का मुख्य अधिकारी होता था। प्रशस्ता क्या होता, राज्य की आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता। प्रशस्ता जो राजा की आज्ञा थी, राज्य की आज्ञा थी, उसको लिखना प्रशस्ता कहलाता था। दौवारी क्या था, राजमहलों की देखरेख करने वाला दौवारी कहलाता था। और अंतर्वर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का मुख्य अधिकारी क्या था, अंतर्वर्षिक कहलाता था। और वन विभाग का प्रमुख क्या था, आठविक था। ठीक है। वन विभाग को देखता था आठविक। मौर्य राजाओं ने सेना को बहुत संगठित और बड़े आकार में व्यवस्थित की थी। मौर्य जो राजा थे उनकी सेना बहुत बड़ी थी और बहुत संगठित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी और युद्ध रथ को सेना के प्रमुख भाग बताया। राजा की निरंकुशता एवं केंद्र प्रशासन की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए एक संगठित गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया था। मतलब राजा की निरंकुशता रहे, केंद्र प्रशासन की पकड़ मजबूत रहे, इसके लिए गुप्तचर विभाग भी था। ठीक है। गुप्तचरों में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। मतलब गुप्तचर जो होते थे ना, स्त्रियां भी होती थी और पुरुष भी होते थे। मौर्य काल में केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक दीवानी फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग न्यायालयों की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में हमें फौजदारी न्यायालयों के लिए अलग, फौजदारी जो मामले थे उसके लिए अलग न्यायालय मिलता है, दीवानी जो मामले होते हैं उसके लिए अलग न्यायालय मिलता है। ठीक, ये व्यवस्था भी थी मौर्य काल में। राजा न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी होता है। न्याय जो करता था राजा ही करता था।
सर्वोच्च अधिकार राजा को ही प्राप्त था न्याय देने का। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। धर्म न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन या विवाह संबंधी विवादों को निपटारा किया जाता है धर्मस्थली न्यायालय में, ठीक है। और कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय थे उनको कंटक शोधन कहा जाता था, और जो दीवानी वाले थे उनको धर्मस्थली न्यायालय कहा जाता, ठीक है। और कंटक शोधन न्यायालय जो था वो फौजदारी मामले अर्थात जो हत्या किसी कर दी है, मारपीट कर रहे हो, उस तरह की समस्या में निपटारा कंटक शोधन जो न्यायालय था उसमें किया जाता, ठीक है। स्त्री अध्यक्ष या महिलाओं के नैतिक आचरण देख रखने करने वाला अधिकारी होता था कि महिलाओं का नैतिक आचरण अच्छा है या बुरा है, इसका देखरेख करने वाला अधिकारी था। इसका क्या है, सम्राट के अंतःपुर तथा महिलाओं के बीच धर्म प्रचार भी करना था, ठीक है। ये सारी चीजें थी इसमें। अगर हम लोग अब बात करें मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था क्या किस तरह की मौर्य साम्राज्य के समय में, ठीक है। तो मौर्य काल में कृषि जो थी अर्थव्यवस्था का आधार थी तथा इस काल में प्रथम बार दासों को कृषि कार्य में लगाया गया था। मतलब आर्थिक जो व्यवस्था थी, आधार था वो कृषि थी, और दास जो थे ना पहली बार इसी समय में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता था। जो कृषि में फसल बोना, खेती करना, इन सब कार्यों में दासों को लगाया जाता था। भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में होती थी। भूमि जो होती थी राजा के भी अधिकार क्षेत्र में आती थी और जो किसान थे उनके अधिकार क्षेत्र में भी आती थी। मेगास्थनीज के अनुसार भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था। मतलब इनका कहना कि मेगास्थनीज जो इनके दरबार में आया था ना, तो उसने जो वर्णन किया उसके अनुसार था कि जो मौर्य वंश में जो भूमि थी ना वो सिंचित थी, मतलब उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, पड़ती या अनुपजाऊ भूमि नहीं थी। इसके बारे में हमें मेगास्थनीज बताता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का प्रमुख व्यापारी संगठन निर्माणकार चंद्रगुप्त के राजपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। जो आपको सुदर्शन झील मिलती है ना, उसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त के राजपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। क्यों कराया झील का निर्माण? कि खेती अच्छी हो सके, क्योंकि कृषि जो थी ना उस समय प्रमुख स्थान प्राप्त था, इसलिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। जो श्रेणी थे ना, श्रेणी जो थे शिल्पियों का संगठन था। मौर्य काल में दो प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, राज की भूमि, ठीक है, और निगम, ठीक है। व्यापारियों का संगठन था और तथा निजी भूमि, ये थी दो थे। श्रेणी क्या थे? शिल्पियों का संगठन था, और निगम क्या थे? व्यापारियों का संगठन। और मौर्य काल में दो तरह की भूमि को मिलती है, एक राज की भूमि मिलती है, एक निजी भूमि। राज की भूमि क्या होती है? सरकारी भूमि जो राजक नियंत्रण में, निजी भूमि मतलब व्यक्तिगत भूमि जो लोगों के पास रहती थी, ठीक है। संघ क्या था? देनदारों महाजनों का संगठन कर के रूप में भाग कहलाता था। बलि, हिरण्य आदि का प्रचलन था। मतलब ये जो कर है ना उनको भाग भी कहा जाता था। बलि एक प्रकार का कर था, हिरण्य क्या था? ये भी एक प्रकार का कर था, ठीक है, जिसमें सार्थवा कारवा व्यापारी प्रमुख उपज का बड़ा भाग दिया जाता था, ठीक है। ये था मौर्य काल की अर्थव्यवस्था। व्यापारी जो थे ना, अनाज से संबंधित जो व्यापारी थे, वो उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। जो उस समय अगर पूछा जाए श्रेणी क्या था, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, ठीक है, इनको लिखना है, आपको बार बार याद करना है। जो व्यापारी थे अनाज से संबंधित, उनके उद्योग धंधों की संस्थाएं जो थी उनको श्रेणी कहा जाता है। श्रेणियों के न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों निपटारा करते थे। श्रेणियों के अलग न्यायालय हुआ करते थे। जो उनके व्यापार व्यवसाय हो रहा था उनमें जो झगड़े हुआ करते थे उन झगड़ों में निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय जो प्रधान था, मतलब जो न्याय करता था, जो सबसे ऊंचा था, उसको महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्य काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का व्यापार होता था। मतलब वस्तुएं मौर्य साम्राज्य से बाहर जाती भी थी और मौर्य साम्राज्य में बाहर से आती भी थी। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक आधिकारिक चर्चा की, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। इस समय बाह्य व्यापार सीरिया से, मिस्र से, अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था, ठीक है। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्र लिप्ति के बंदरगाह द्वारा किया जाता है। ये जो बंदरगाह थे ना, कच्छ वाला बंदरगाह, इसको भृगु कच्छ कहा जाता था। और पूर्वी भारत में ताम्र लिप्ति के बंदरगाह जो थे ना, वहां से व्यापार किया जाता था। मौर्यकालीन सिक्कों की बात करें तो मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवस्था में नियमित सिक्के का प्रचलन शुरू हो चुका था। मतलब सिक्के इस समय नियमित हो चुके थे। किसी भी व्यापार करने के सिक्कों का महत्व बढ़ चुका था। सिक्कों के द्वारा ही व्यापार प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। सिक्के सोने के भी होते थे, चांदी के होते, तांबे के बने होते। ये तीन तरह की धातुओं के सिक्के बनते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क कहा जाता था, निषक कहा जाता था, ठीक है, और स्वर्ण भी कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कसापण या धारण कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के थे उनको कसापण या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते, ठीक है, और तथा छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहलाते थे।
ये आपको याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। मौर्यकाल में निषक क्या था तो आपको बताया ना, स्वर्ण सिक्का था, ठीक है। पूछा जाता है कसापण क्या था तो चांदी का सिक्का था। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे में ढाले गए थे। प्रधान सिक्का जो होता था पर्ण कला होता था, जिसे रुपयक भी कहा जाता था। अर्थात में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है कि एक राजकीय टकसाल थी, मतलब टकसाल क्या होता है, जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहा जाता है, ठीक है। ये टकसाल का भी उल्लेख हमको मिलता है, जिसका लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। जो मुद्रा छापी जाती थी उसका जो परीक्षण करते थे उसको क्या, उस अधिकारी क्या कहते थे, रूप दर्शक कहते थे। अब हम लोग जानेंगे मौर्यकालीन का समाज कैसा था। मौर्यकालीन समाज की संरचना ज्ञान कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख, रुद्ररामन के जूनागढ़ से हमें प्राप्त होता है। इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि मौर्यकालीन का समाज किस तरह का था। परिवार में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अब अधिक सुरक्षित थी। मतलब स्त्रियों की जो स्थिति थी ना वो अब थोड़ी अच्छी थी, किंतु मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब हम स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समाज में स्त्रियों को बाहर जाने की अनुमति ना हो तो उस समाज में यही माना जाएगा कि उस समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बौद्ध एवं यूनानी साक्ष्यों के अनुसार समाज में सती प्रथा विद्यमान थी। साथ ही मौर्य साम्राज्य में मौर्य का जो मौर्य प्रशासन था उस समय सती प्रथा के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वहां पे सती प्रथा विद्यमान थी। बाहर न जाने वाली स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्कासिनी कहा है। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों को उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने मौर्य काल में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं था, ऐसा कहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो किसान जो खेती करते थे ना उनको मेगस्थनीज ने दास प्रथा का दास ना माना हो, लेकिन दास प्रथा तो अस्तित्व में थी। किसानों को किसानी के रूप में जो फसल बोने के रूप में दासों को लगाया जाता था। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवा, ये 4 तरह के जो धर्म थे ना मुख्यतः अस्तित्व में थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता है। मतलब इस समय किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, अपने उत्सव शांतिपूर्वक मना सकते थे, किसी के साथ भी धार्मिक उन्माद देखने को नहीं मिलता था, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। ये अच्छी चीज इस समय समाज में विद्यमान थी। बौद्ध धर्म को अशोक ने अपने शासनकाल में राज्य की संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने देश और विदेशों में किया था, ठीक है। अशोक के समय में ही पार्टी में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भरूच, साची, अमरावती के स्तूप उसके द्वारा बनाए गए स्मरणीय स्तूप है। जो भरूच का स्तूप, साची का स्तूप, अमरावती का जो स्तूप है ना, ये स्तूप सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अशोक के द्वारा बनाए गए थे। जैन धर्म को भी मौर्य सम्राटों ने संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रराव से जैन धर्म की दीक्षा ली तथा अपना साम्राज्य त्याग कर कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में जाकर जैन परंपरा और संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समाज एक तरह से कुछ समाज में विसंगतियां थी, स्त्रियों को लेकर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, सती प्रथा थी, लेकिन धार्मिक चीजों में देखें तो धार्मिक उन्माद नहीं था, सबको समानता थी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। ये एक अच्छी चीज हमको देखने को मिलती है। मौर्य युग में सामान्य जनता की भाषा पाली थी। जो समय आम जनता बात करती थी वो पाली भाषा में बोलती थी। समता इसलिए अशोक ने अपने अभिलेख पाली भाषा में ही लिखवाए और पाली का राजभाषा बनाया। संस्कृत भाषा उच्च वर्ण एवं शिक्षित समुदाय की भाषा। जो संस्कृत भाषा थी वो उच्च वर्ण के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग या उच्च कुल में जो जन्म लेते हैं वो लोग बोला करते थे, और शिक्षित समुदाय की भाषा थी संस्कृत। अब हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में जानते हैं, कला किस तरह की थी। इस काल में कला के 2 स्वरूप मिलते हैं। एक राज की कला मिलती है जो राज दरबार के रूप में थी, ठीक है, या दरबारी कला के बारे में जो राजा के नियंत्रण में, और एक लोक कला थी, मतलब कि जो आम जनता कला थी। राज की कला में मौर्य प्रासाद, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ आदि वर्णन किया जा सकता है, और लोक कला के अंतर्गत परखम के यक्ष, दीदारगंज की चामर ग्राहिणी और बेसनगर की यक्षिणी आदि आते हैं। वस्तुतः लोक कला आम लोगों की कलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। लोक कला जो थी ना आम लोगों की, जनता, आम पब्लिक की कला थी, उसका प्रतिनिधित्व करती है। लोक कला के रूपों की परंपरा पूर्व मौर्य काल से काष्ठ और मिट्टी में चली आई थी, किंतु अब उसे पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया था। तो ये मौर्यकालीन कला थी। हम लोग मौर्यकालीन कला आर्ट एंड कल्चर में पूरा विस्तृत तरीके से, जब मैं आर्ट एंड कल्चर का कोर्स लेके आऊंगा
उसमें हम लोग पूरा बाकायदा जानेंगे कलाओं के बारे में। मौर्य काल के विशिष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं। मतलब जो हमें विशिष्ट तरीके, मतलब एक पत्थर को, मतलब एक ही पत्थर से स्तंभ बनाए जाते थे, ठीक है, पत्थर के टुकड़े जोड़ जोड़ के नहीं बनाए थे, एक ही पत्थर पे डिजाइन करके उसको काट के अच्छी तरीके से बनाए जाते थे, जो कि अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की। इनकी संख्या 20 से ज्यादा है तथा ये बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। इन एकाश्म स्तंभों को काट कर अर्थान रूप देना और इन पर चमकीली पालिश करना देश के क्षेत्रों में पहुंचा मौर्यकालीन शिल्पकला तथा इंजीनियरिंग का अनुपम उदाहरण। मतलब बड़े बड़े पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको उसमें इतनी चमक देना, उसमें डिजाइन बनाना, एक अद्भुत बात लगती है उस समय के, उस मतलब इतने काल समय पुरानी की बात है। आज के समय में एक जगह से दूसरी जगह स्थान पे कुछ सामान ले जाए कितनी प्रॉब्लम, तो उस समय तो इतना संसाधन भी नहीं, फिर भी वहां के शिल्पकार कितने दक्ष होंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी चित्रकारी शिल्पकारी की। मौर्य काल की कलाओं में स्तूप निर्माण अद्वितीय कला थी, मतलब एक अद्वितीय श्रेणी थी, मतलब इतने अच्छी तरीके से स्तूप बनाए जाते थे कि आप देखने लायक थे। आप जब जाएंगे आप सारनाथ का स्तूप देखेंगे, भरूच का स्तूप देखेंगे, ठीक है, तो आप देखने में लगेगा कि ये इनको हाथों से बनाया गया, बाकायदा बिना किसी चीजों का उपयोग किए। वस्तुतः स्तूप का निर्माण अशोक के काल से प्रारंभ हुआ क्योंकि उसने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। शुंगों के काल में सांची का स्तूप विस्तार हुआ, ठीक है। अशोककालीन स्तूपों की विशेषता अर्धगोलाकार, कुछ जो अर्धगोलाकार है, उसमें तोरण मिलेगा, प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, मेधी मिलेगी, हर्मिका छत्र जातक कथाओं को, मतलब मेधी, मतलब जब प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर के चारों जो गलियारा होता है ना, जहां से आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तोरण क्या होता है ना, जो मंदिर का मेन गेट होता है ना, उसको तोरण कहा जाता है। मेधी जो होती है ना, मंदिर के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली छोटी होती है, उसके ऊपर जो कलश रखा, उसी को मेधी कहते हैं। उसके ऊपर एक हर्मिका छत्र होता है, कलश के साथ ऊपर रखा होता है। संदूक ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था। आप लोग जाए मौर्य साम्राज्य का पतन क्या हुआ। मौर्य सम्राट की मृत्यु 200, जो अशोक मौर्य थे ना, उनकी मृत्यु हो गई थी के उपरांत लगभग 2 सदियों 322 से 185 ईसा पूर्व चले आ रहे शक्ति से मौर्य सम्राट विघटन हो गया। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धदत्त की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, इससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन क्यों हुआ, इसके कारणों को हम लोग देख लें एक बार। 5-10 मिनट की क्लास और बची, उसके बाद क्लास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पतन के कारण क्या थे। आयोग निर्भर उत्तराधिकारी थे, क्योंकि अशोक के बाद कोई भी जो उत्तराधिकारी उनका आया था वो एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं था। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया गया, केंद्रीकरण अत्यधिक मात्रा में कर दिया गया, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं थी। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं व्याप्त हो गई थी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़ गए थे, करों की अधिकता हो गई थी, अशोक की धम की जो नीति थी वो हो गई थी, अमात्यों के अत्याचार बढ़ गए थे। आयोग तथा निर्मल उत्तराधिकारी की बात किया। अशोक ने पहले ही अपने भाइयों को मार दिया था, इसलिए उसे ऐसे लोगों को अपने राज्य सामंत बनाना पड़ा जो मौर्य वंशी नहीं थे। जब मौर्य वंशी नहीं थे, अलग के लोग थे, तो परिणाम से अशोक की मृत्यु के बाद विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए। जब आपके जो ब्लड रिलेशन वाले वो शासक नहीं है, उनका क्षेत्र में नहीं है, वो अलग है, तो वो उन्होंने अलग स्वतंत्रता प्राप्त करी और एक विकेंद्रीकरण शक्ति प्राप्त कर ली, अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने लगे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने दिग्विजय नीति चारों दिशाओं में विजय को धर्म विजय नीति में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्यवंशी शासकों ने अपना कभी भी राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने धर्म की नीति अपनाई, कभी युद्ध न करने की नीति अपनाई। तो जो क्षेत्र विस्तार की नीति थी वो त्याग दी गई थी, पूर्णतः युद्ध न करने की नीति अपना ली गई थी। तो राजतंगी ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालोग ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीर सिंह ने जो थे उन्होंने गांधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, और कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। मतलब जो पहले राज्य केंद्र थे वो सब अलग अलग हो गए, अलग अलग अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना शासन वहां से सुचारू रूप से चालू कर लिया था। परिवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित कर सके। जो उसके बाद के शासक बने मौर्य वंश में, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि ये अलग जो हो गए हैं इनको एक साथ संगठित कर ले और एक छत्र के नीचे ले आए। विभाजन की स्थिति में यमनों का सामना संगठित रूप से नहीं हो सका और साम्राज्य का पतन अवश्यभावी हो गया। ठीक है। शासन का अति केंद्रीकरण। मौर्य प्रशासन सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे, उसे वरिष्ठ पदाधिकारी की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्माण उत्तराधिकारियों के काल में केंद्र नियंत्रण से सही से कार्य नहीं हो सका और राज्य की व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि जो पहले शासन था वो केंद्रीकृत था, राजा शक्तिशाली थे,
तो राजा जो शक्तिशाली थे वो अपने केंद्र के द्वारा, अपने केंद्रीय शक्ति के द्वारा राज्य का पूरा प्रशासन चलाते थे। लेकिन जब शक्तिशाली राजा खत्म हो गए, उनका मृत्यु हो गई, तो जो कमजोर शासक हुए तो वो केंद्रीकरण की जो शक्ति थी उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए, उसका यूज नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ था, केंद्रीय नियंत्रण समाप्त हो गया और राज्य की व्यवस्था चरमरा गई थी। अब आर्थिक संकट बार के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 84,000 स्तूप बनाकर राजकोष खाली कर। अशोक ने क्या किया था कि धर्म की नीति अपना दी और अपना राजकोष जितना धन उसमें था उसको धर्म की नीति में खर्च कर दिया। पूरा पैसा जो था उसने स्तूप बनवाने, अपने जो बौद्ध धर्म का उसका प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। अब राजकोष खाली हो गया और प्रजा पर कर बढ़ा दिया। जब राजकोष खाली तो प्रजा से कर ज्यादा बढ़ाएंगे तो तभी तो धन आएगा, तो बढ़ा दिया। इन स्तूपों की देखभाल करके खर्च का बोझ सामान्य प्रजा पर पड़ गया था। अशोक की धम्म नीति, अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण मौर्य वंश का समाज खंडित हो गया और उसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर के सामंत जालोक को ले सकते हैं, जिसने अशोक के बौद्ध बनने के कारण कश्मीर को अलग राज्य घोषित कर दिया। जो अशोक बौद्ध बन गया तो उसने क्या किया, कश्मीर को अलग राज्य ठीक घोषित कर दिया, क्योंकि वो शैव धर्म का था, जो केवल शिव को आदि अनंत परमेश्वर मानते हैं, कनवाई था और बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आचार्य चाणक्य की जगह कोई बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु होता तो वो उनको अहिंसा का मार्ग बताता और मौर्य वंश की स्थापना भी ना हो पाती। मतलब अगर चंद्रगुप्त चाणक्य की जगह उनका जो गुरु होते बौद्ध धर्म के होते तो मौर्य वंश की स्थापना ही नहीं हो पाती, क्योंकि युद्ध करना ही नहीं बौद्ध धर्म के अनुसार, अहिंसा अपनानी है। और ये इनके अनुसार बिना युद्ध के साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता, साम्राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो ये सारे कार्य इन्होंने किए थे जिससे मौर्य वंश का पतन हुआ था। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने पूरी तरीके से मौर्य वंश को कवर किया। हम लोगों ने पूरी तरीके से जाना मौर्य वंश की स्थापना से लेके उनके जो शासक वर्ग था उनको जाना, उनकी नीतियों को जाना। उनकी नीतियों के बाद हम लोगों ने विस्तृत तरीके से अशोक को पढ़ा, अशोक के धर्म की नीति को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक देखा, सामाजिक देखा, धार्मिक देखा, आर्थिक देखा। साथ में हम लोगों ने उसकी कला के बारे में कुछ संक्षेप में जाना कि उस समय कला कैसी थी। साथ में हम लोग जाना कि इतने बड़े महान साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, क्या क्या कारण थे, उनको हम लोग विस्तृत तरीके से कवर किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव ट्रेंड का कोड यूज करना ना भूलिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू। आगे क्लास नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग आगे नए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।